नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। आप सब जानते ही हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव आ चुके हैं और काफ़ी सालों से इन चुनावों का इंतज़ार था हर एक जनमानस को। और हम देखते आ रहे हैं कठुआ हलचल की टीम भी जगह जगह नए प्रत्याशी आ रहे हैं, नए चेहरे आ चुके हैं। और देखने वाली बात ये होगी इन चुनावों में कि लोग जो है किसको समर्थन देते हैं, या फिर से वही देखने को मिलेगा हमें कि जो रीत बनी हुई है उन्हीं को वोट दिए जाएंगे, या फिर इस वक्त प्रत्याशी नए चेहरों को चुनेंगे और काम को देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे कि किस तरह से वो उनकी कार्यप्रणाली है। उसी को लेकर आज हमारे साथ एक और प्रत्याशी है कांग्रेस के। काफ़ी बड़ी पार्टी है, आप लोग जानते ही हैं। तो कठुआ की बात करें तो कठुआ में कांग्रेस पार्टी से अन्नू डोगरा जो उम्मीदवार है वो खड़े हुए हैं। तमाम बातें उनसे करते हैं और आपको बताते हैं आखिर क्या है सच्चाई, क्यों उतरे वो मैदान में चुनावों के लिए, और तमाम सारी बातों से पर्दा उठाते हैं। अन्नू डोगरा जी, स्वागत है आपका कठुआ हलचल में। नमस्कार उत्तरण जी। सबसे पहले तो जैसे मेरा भी ये प्रश्न था, जब मुझे पता लगा कि अन्नू डोगरा जी का इंटरव्यू लेने जाना है, तो मेरे जहन में और जो लोग ये सोच रहे होंगे उनके जहन में भी ये सवाल आया होगा, अन्नू डोगरा राजीव गांधी संस्थान, शिक्षण संस्थान, काफ़ी बड़ा शिक्षण संस्थान है जो आप चलाते हैं, इतना अच्छा संस्थान चला रहे शिक्षण संस्थान, तो क्या ज़रूरत पड़ी सबसे पहले इन चुनावों में उतरने की? उत्तरण जी, मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अन्नू डोगरा और ये मैं पंकज डोगरा जी की मिसेस हूँ, और मैं क्यों इस चुनावी दंगल में आई। सबसे मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक सियासी परिवार से हूँ। बचपन से मैं जो मेरे फादर थे वो कॉमरेड एक पार्टी लो पेड के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने बहुत मेहनत की, काफ़ी लोगों की लड़ाई में लड़े, गरीबों की लड़ाई के लिए वो लड़े, और उन 35 इयर्स की एज में जब वो थे उस समय तक वो लड़ते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होगी, हेमरेज हुआ था उनको, और एक बहुत ट्रेजेडी हुई थी उस समय। आज भी लोग उनके नाम से जब भी हम कहीं जाते हैं तो वो याद करके हमारा रिगार्ड करते हैं। और उस समय मेरी मदर की एज सिर्फ 27-28 थी, और हम 6 भाई बहन, 4 बहनें और 2 भाई, बड़े छोटे छोटे थे तब। हार्डली मेरी उम्र उस समय 4-4.5 के करीब साल के करीब होगी, और एक बहुत शौक था। और मेरी जो मदर थी वो भी बहुत एक डेडिकेटेड और स्ट्रांग लेडी थी, और हालात ने उनको बना दिया। वैसे वो एक गवर्नमेंट टीचर थे, और वो बहुत मेहनती और बहुत डेडिकेटेड टीचर थे। उन्होंने स्ट्रगल के साथ अपने आप को जीवन के हालातों से लड़ना सीख के एक अपने आप को एक अपना नाम ऊंचा किया। वो भी एक लीडर टाइप ही थे। अब आपको पता है कि जब लीडर होते हैं उनकी पत्नियां भी वैसा ही सब देखती हैं और वैसा भी अब स्ट्रांग हो जाती हैं। उन्होंने अपने आप को संभाला और हमें अच्छा पढ़ाया लिखाया, और बहुत मेहनत की अपने शिक्षक उसमें एज ए टीचर। काफ़ी यहाँ पे भी वो गई, उन्होंने काम करवाया और स्कूल्स बनवाए, और काफ़ी नाम उनका था। और उसके बाद उनको 1993 में उनको स्टेट अवार्ड मिला बेस्ट टीचर का। और उस समय मैं बताती हूँ, जैसे वो तब भी गवर्नमेंट सेक्टर में थी और हिंदी में बात करती थी बच्चों से। कभी उन्होंने डोगरी या कोई वो नीटिंग स्कूल में नहीं की, या कभी वो ऐसे अननेसेसरी खाना नहीं, बड़े डिसिप्लिन वो थी। और उसके बाद फिर उनको 4-5 प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला। ज्ञानी ज़ैल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी ज़ैल सिंह से रहे, उन्होंने उनको दिल्ली में वो अवार्ड दिया। और उस समय उनकी जो जात थी चंद्रा स्कूल में थी। तो मैं कहना का मतलब है कि काफ़ी हमने भी उनसे बहुत सीखा। हम बचपन से सब देखते आए हैं, हमारे भी खून में वो चीज़ें थी, सियासी चीज़ें। तो धीरे धीरे मैं यहीं की बेटी हूँ और यहीं की बहू हूँ। उसके बाद मेरी जो शादी हुई वो भी एक बड़े अच्छी फैमिली से, पंकज जी से शादी हुई मेरी। और वो भी आपको पता ही है, जानते हैं, वो भी कांग्रेस से, वो सब पता है, कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह आती है कि कांग्रेस से ताल्लुक़ तो रखते हैं, पर मैं आपको बीच में थोड़ा सा टोकूंगा। मेरे ये पूछना मुझे भी लगता है, क्योंकि जिस तरह से आपने अपने फैमिली के बारे में बताया कि किस तरह से वो सामाजिक कार्य करते थे, लोगों की सहायता करते थे, इतने पुरस्कार इत्यादि लिए हैं, तो फिर आप उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो क्या आपके मन में ये विचार नहीं आया कि मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके घर में रग रग में बसी हुई है, पर क्या आपके मन में ये विचार नहीं है कि एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इन चुनावों में खड़ा हो जाए?
हाँ, मैं बताती हूँ आपको, वो भी बताती हूँ। पहले मैं अपनी पिछली बात को थोड़ा कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मेरी जब यहाँ पे मैरिज हुई तो ये भी कांग्रेसी नेता और बड़ा ज़ील था उस समय इनको भी, और हम भी साथ साथ जब कहीं दिल्ली जाना तो ये नेशनल लीडर रहे वहाँ पे यूथ के, आपको पता होगा शायद। उसके बाद अपनी पार्टी में बहुत मेहनत की है उन्होंने, 30 साल से मैं भी बिल्कुल देखती आ रही हूँ, और दिलो जान से मेहनत की है कांग्रेस। और कभी मतलब कहते हैं ना बिल्कुल 100% कांग्रेस के साथ चलना। तो काफ़ी अच्छा वो समय था मेरे लिए, मैंने भी वहाँ सीखा, मैंने भी देखा। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ, आपको वो भी पता होगा, वो भी एक डॉक्टर, बड़े फेमस डॉक्टर हैं वो आज तक वो काम कर रहे हैं। आज तक वो अपने यहाँ पे, आपको पता दियाला चक में उनका क्लिनिक था और है अभी भी। और ये जितना भी ये मरीन कंडी का एरिया या आपका ये गाँव का जितना भी एरिया है, उनकी लोगों की उन्होंने दिल से सेवा की। और लोग उनको, मैं कहती हूँ, वो जो बच्चे, वो जो लोग हैं उनको अभी तक वो याद कर रहे हैं। और अभी थोड़ा कोरोना की वजह से वो काम नहीं चला रहे थे, अभी वो घर पे बैठे हुए हैं। और 80 ईयर्स की एज में भी काम करना इट्स वेरी, आई थिंक, मतलब डिफिकल्ट, पर वो अभी तक भी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है काम करने से जज्बा आता है ना, वो अलग ही होता है। तो जैसे आपने पूछा आज़ाद उम्मीदवार की तरह, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे खून में कांग्रेस है। मैं बचपन से कांग्रेस देखी और कांग्रेस फैमिली में शादी हुई, तो आज़ाद लड़ना तो मेरे लिए बात ही नहीं थी। हाँ, अगर ये विदाउट पार्टी चुनाव होते तो मैं आज़ाद ही थी, तब मैं आज़ाद लड़ती। काफ़ी अच्छी बातें बता रहे हैं अन्नू डोगरा जी। अब थोड़ा जानते हैं इनके निजी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि हर एक प्रत्याशी की निजी ज़िंदगी के बारे में हमें जानने का हक है, ताकि जब तक हम आपको रूबरू नहीं करवाएंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, तब तक शायद आपके दिमाग में भी पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं होगी कि हम इन्हें वोट दें या ना दें। अब बात करते हैं कुछ इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में, खासकर जो शिक्षण संस्थान ये चला रहे हैं राजीव गांधी, उसके ऊपर। अनु जी, आप इतना बड़ा शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया। सबसे पहले हमारे जितने भी ये दर्शक देख रहे हैं, इन्हें आप अपने शिक्षण संस्थान की जितनी आपकी उपलब्धियां हैं वो बताएं, और जो आपकी जब स्कूल टाइम की या कॉलेज टाइम की कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं कि हम भी अपने जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं ये बता सकें कि कितनी लीडरशिप क्वालिटी है अनु डोगरा में, वो बताएं। हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि 1994 में मेरी शादी हुई, तो उस समय जो कुठवा में मैं रही, पली बड़ी हुई यहीं पे। तो उस समय जब मेरी शादी हुई तो हम बिजनेस करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो साल 2 साल के बाद मुझे लगा, मेरे फादर इन लॉ वो बड़े एनकरेज करते हैं, तो वो कहने लगे कि अनु आपको भी कुछ करना चाहिए पंकज, क्योंकि उस समय इनकी लीडरी बड़ी पीक पे थी। ये दिल्ली जाते थे, फिर काम में बड़ा कर देना, काम में बहुत बिजी रहते थे, और फिर वहाँ लीडरशिप भी देखनी और फिर बिजनेस भी देखना। तो मुझे लगता था ये बड़े मतलब ऐसा फील होना शुरू हुआ कि बड़ा ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि आप थोड़ी इनके साथ हेल्प करो। और मैं आगे चाहती थी कि मैं भी चाहती थी कि मैं बाहर निकलूं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में, जैसे मैं बचपन से लेके और जब तक मैं पढ़ाई लिखाई की, मैं अपने हर फील्ड में आगे रहती थी। जैसे कोई मार्च पास होना तो कमांडर, कोई डिबेट में बोलना तो आगे जाना, फिर कोई स्कूल, पूरे स्कूल की मैं कमांडर थी, मीन्स कि मैं पूरी प्रेयर असेंबली करवाती थी। हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ मैं, और बचपन में मैं भारतीय पब्लिक में पढ़ी थी, उसके बाद मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ी, तो उसके बाद कॉलेज पढ़े। तो धीरे धीरे ऐसे वो चलता रहा, और जब तक कॉलेज तक भी रहे या आगे भी पढ़े, तो उसमें पूरा अपना वो लीडरशिप क्वालिटी हमारे में थी। वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स की भी जीन्स होते हैं, ठीक है, और साथ में जब माहौल में रहो तो वो भी वहाँ से सीखता है इंसान। तो वो सारी चीज़ें मेरे में थी, और मैंने मानते भी थे, सारा अच्छा फ्रेंड सर्कल था, और इज्जत से हम रहे, ऐसी बात नहीं है। सब लोग जानते भी हैं और किस फैमिली से हूँ, और आपको पता है ये फैमिली भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। तो वो अच्छा समय था। उसके बाद फिर हमने इनके साथ काम करना शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि इनके साथ किया, वहाँ पे भी बड़ा अच्छा नाम कमाया। और उस मतलब पूरे वो कहते हैं ना, वो क्रांति फैलाई इलेक्ट्रॉनिक्स में। यहाँ पे पूरा कुठवा में हमारे पास एक शोरूम था, उस समय लगता था बहुत बड़ा है, पर अब देखो तो छोटा सा लगता है, क्योंकि आज काफ़ी लोग आगे भी बढ़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर हमने थोड़ा फील्ड चेंज कर लिया, बीच में कंपनीज भी, असल वो सारा चलता रहा। उसके बाद ये जो संस्थान है, इसकी शुरुआत मैं बताना चाहती हूँ आपको, वही मैं 2004 में हमने 3-4 में हमने ये राजीव एजुकेशन में आगे में, और क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने डबल पीजी की हुई है, और मुझे लगा कि अब मेरे को थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए फील्ड। तो एजुकेशन में जाना एक अच्छा काम है, लोगों को शिक्षा देना, मैं कहती हूँ ज्ञान देना सबसे बड़ी बात है। तो हम उसमें आए और बड़े उत्साह से वो काम किया हमने, और हमने फिर कॉलेज खोला 2004 में, और मेरे पास ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आते थे, राजस्थान से, यूपी, बिहार, हर जगह से बच्चे आए, और अलग अलग कल्चर यहाँ पे हमने देखा उस समय। तो उनका अलग कल्चर होता है, हमारे बच्चों ने भी सीखा, और वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ पे चलाते रहे, और आज तक मेरे ख्याल में 6-7 हज़ार बच्चों ने बीएड की होगी, और 90% बच्चे जॉब में भी होंगे, 95 से ज़्यादा कह सकती हूँ मैं। तो काफ़ी अच्छे से हमने काम किया, और मेहनत से किया, पूरा हार्ड, और क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा स्टाफ था,
स्टाफ मेरे साथ पूरा साल चलता है, कभी हमने बीच में तोड़ा जोड़ा नहीं। जो काम में लगा है अपनी मर्जी से गया होगा और अच्छी जगह गया होगा, तो वो क्वालिटी हमने मेंटेन रखी। स्कूल फिर आए, आपको पता होगा मेरे पास IPS स्कूल है या आपके हर कोई जानता है, कोई मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो राजीव गांधी से नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि शायद कुछ बच्चे नहीं होंगे जो कॉलेज में नहीं पढ़े होंगे। हर व्यक्ति के मुंह पे ये नाम है राजीव गांधी का। अब बात की जाए आपके संस्थान की, आप बता रहे हैं, तो मैं बीच में आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जो कॉलेज की बात करें तो आज की डेट में लोकल जो बच्चा है 95% बच्चा मेरे पास है। रीज़न क्या है बताती हूँ मैं, क्योंकि क्वालिटी की बात, अच्छे से टीचर हैं, पढ़ाते हैं अच्छे से, बच्चों को हर चीज़ समझ आती है और वो नाम बना चुके हैं हम। आज यहाँ पे बड़े सारे कॉलेज हैं, प्रॉब्लम आती है एडमिशन में, लेकिन मुझे टचवुड कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हमें लगता है कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं और काम अच्छे से करना भी चाहिए। बिल्कुल, तो कहते हैं ना वो सुपर पावर गार्ड, वो देखते हैं, वो उस मन से हम काम करते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अब अनु जी, आपने जो बातें बता रहे हैं ना अपने शिक्षण संस्थान के बारे में, और एक खास बात इन्होंने बताई ना कि मैं स्क्वाड होता था, मार्च पास होता, उसमें भी कमांडर थी। तो मुझे लगता है अनु जी ने सोच लिया कि अब भी मैं कमांडर बन के जो ये इलेक्शन अगर जीतती हूँ तो मतलब एक कमांडर वाला रुतबा लेकर चल रही है। पर उससे पहले, रुतबे से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सामने काफ़ी बड़े दिग्गज चेहरे हम कह सकते हैं, हमारे पूर्व MLA कठुआ चरणजीत सिंह, वो भी खड़े हो रहे हैं। तो किस तरह की उन्हें चुनौती मानते हैं आप इन DDC चुनावों में? कोई इतनी बड़ी चुनौती तो मैं मानती नहीं हूँ। मैं मानती हूँ कि जब भी मैं कोई काम करूँगी और विश्वास से करूँगी, और मुझे पूरा अपने पे विश्वास है कि अगर मुझे ये सब मौका मिलता है तो वो मैं करके दिखाऊंगी। बाकी लड़ने का सबको हक है, सब लड़े, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब वो आए थे और उन्होंने जो काम किया था, ठीक है, उनको लोगों ने जिताया भी और हराया भी, आपके सामने है। जब इंसान काम करता है तो लोग उसको चढ़ाते भी हैं और जब नहीं करता है तो उतार भी देते हैं। तो जब इलेक्शन लड़े उस समय, उसके पहले वो एडिशनल DC थे आई थिंक, है ना, वो उस समय उन्होंने काम किया, वो उनकी ड्यूटी बनती थी, उनको करना भी चाहिए, ठीक है। तो अगर उसके बाद उन्होंने फिर इलेक्शन लड़ी या स्टेट्स पे बनाए, तो मुझे लगता है कि वो भी एक, क्योंकि उन्होंने फिर उसके बाद इलेक्शन लड़ना था, तो वो भी एक रीज़न बनता है ना कि हमारे काम हुए। तो हो सकता है वो उन्होंने उस समय किया तो लोगों ने उस समय जिताया भी है। पर अब देखते हैं आगे। पर ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता कि मुझे किसी का मुझे मेरा अपना काम करने का एक तरीका है, और ये जब ये मेरे को जो जनता, मुझे आवाम मुझे मौका देगा और आपको खुद दिखेगा मैं कैसा काम कर रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरे साथ है। अनु जी, जैसे मैंने चरणजीत सिंह जी का नाम लिया तो आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई ऐसी परवाह नहीं कि चलो जी, जैसे आप तो उन्हें एक आम जनमानस की तरह समझ रहे हैं। इतने बड़े भाजपा के नेता रह चुके हैं, पूर्व MLA रह चुके हैं, भाजपा के साथ ताल्लुक़ रखते थे, तो क्या आपके चेहरे पर बिल्कुल शिकन इसलिए नहीं है कि वो भाजपा से था, भाजपा छोड़ी जाए, ऐसी क्या बात है जिसके कारण आपने बोला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे चरणजीत सिंह जी हो सामने? तो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, मुझे कोई इतना फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ने का सबको है, ठीक है, वो लड़े चुनाव। लेकिन जब 2004 में शायद वो यहाँ पे एडिशनल DC थे, उस समय इन्होंने धड़ल्ले से लोगों के स्टेज पे बनाए, और कोई भी होता तो उसका ये बनता था, उनकी ड्यूटी थी बनाए। लेकिन जब वो स्टेज पे तोड़े गए, उस समय ये कहाँ थे? जो इन्हीं के हाथों से बने गए थे, उस समय ये कहाँ थे? और स्टेट को तोड़ा, जब स्टेट भी टूटी, ये स्टेट का ब्यूटी बनी, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, कोई नहीं बोला इस पर। आप सोच सकते हो कि UT से स्टेट बनती देखी है मैंने, पर स्टेट से UT बना दी, हमें डिमोशन कर दिया, तो इट्स वेरी, मतलब बहुत बुरी बात थी ये। उस समय कोई नहीं निकला बाहर, तो क्या रीज़न था? जी। और एक और बात अगर देखिए, वो तो अपनी उपलब्धियां भी गिनाते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस आ गया, कि भाई मैंने शिक्षा के इस संस्थान में काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो फिर वो भी क्या लोगों के दिमाग में नहीं आएगी बात? उतेन जी, मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्सिटी वाली बात सुनिए। जब जम्मू यूनिवर्सिटी यहाँ पे आई, कैंपस उन्होंने दिया, तो VC उस समय थे RD शर्मा, और उन्होंने यूनिवर्सिटी वो आए तो उनके पास जगह ही नहीं थी, तो हमने बोला कि यूनिवर्सिटी आई है तो हम यूनिवर्सिटी अगर छोड़ देते तो आज यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं होती। उस समय हमने बोला कि हम आगे आए, मेरा कॉलेज था यहाँ पे, तो उस समय मुझे भी ज़रूरत थी, लेकिन मैंने बोला अगर एक बार यूनिवर्सिटी चली जाती है तो यहाँ पे वापस नहीं आएगी, अगर इनके पास जगह नहीं होगी तो कहाँ खोलेंगे। तो मैंने उनको बोला कि, और पंकज जी ने बोला कि आप आइए हमारे पास, यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोलिए हमारे कैंपस में। और उन्होंने उस समय 2 कोर्स चलाए वहाँ पे, पहले MBA चलाया और दूसरे साल ये BCA चलाया। उस समय चरणजीत जी यहाँ पे थे, वो भी उस समय वहाँ पे एग्रीमेंट में साथ थे। तो जब उन्होंने यूनिवर्सिटी थी तब उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि ये यूनिवर्सिटी पहले कहाँ थी। मेरे पास 5 साल वो यूनिवर्सिटी चली, क्यों 2 साल के लिए उन्होंने बोला था, लेकिन उनके पास जगह ही नहीं थी। तो 5 साल मैंने कैंपस फ्री ऑफ कॉस्ट, सिंगल पैनी मैंने यूनिवर्सिटी से नहीं ली, और फ्री यूनिवर्सिटी यहाँ पे चलाई।
उसके बाद पानी बिजली जो भी था, कभी एक सिंगल पैनी उनसे नहीं ली। तो वो हमारा बहुत बड़ा योगदान था। मैंने कभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो अच्छी काम करके सुनाए जाएं, क्या कहते हैं ना, एक हाथ में दान करो दूसरे को पता भी नहीं चले, मेरी वो पॉलिसी है। तो हमने कभी नहीं बोला। तो ठीक है, अगर मैं तब मानती हूँ उनको कि वो बोलते कि हाँ जी पहले यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने में राजीव गांधी जी का कॉलेज का बड़ा योगदान है, लेकिन एक सिंगल वर्ड उनके मुंह से नहीं निकला। वो सारा जो श्रेय वो लेना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी बोला है जी। अब श्रेय की बात करें तो यहाँ तक हमें लगता है कि अब तो भाजपा के जो जिला प्रधान भी है रघुनंदन सिंह बबलू, वो भी अपोनेंट है आपके। और इस वक्त भाजपा पार्टी, क्योंकि हर पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के काम किए होते, चाहे वो केडियां गंडियाल पुल की बात कर ले या कोई और चीज़ों की बात करे, तो श्रेय लेने आगे आती और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए ये बातें ज़रूर रखती। तो अब सामने भाजपा के दिग्गज रघुनंदन सिंह बबलू जी, जिनके सपोर्ट के लिए भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता तक उतर चुके हैं, क्या उनसे भी आपको कोई डर नहीं? देखो भैया, डर तो है ही नहीं, क्योंकि जब हम इस काम के लिए उतरे हैं तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो हमें अपने पे फेथ है। मैं पहले आपको बोल चुकी हूँ। और कांग्रेस को इतना कमज़ोर मत समझो, वो ऐसी पार्टी है जो 70 साल उसने राज किया है। और वो बेसिक पार्टी कहते हैं ना, जब आज़ादी के बाद यही पार्टी थी जिसने अपने देश को संभाला। ये बात ये माने, ये बीजेपी वाले माने या ना माने, ये खुद आपको कुछ देर के बाद पता चल जाएगा। आप परिवर्तन या संसार का नियम है, आपको पता होना चाहिए। लोगों ने देखा, एक बार परिवर्तन करके देखते हैं कि बीजेपी को लेके आते हैं तो आप वो त्राई आपको पता पड़ी हुई है, दुनिया परेशान है इस समय। और कुठवा वालों को तो वैसे भी यहाँ पे जब टोल प्लाजा की बात हुई या वो जो चीज़ें हुई, कोई यहाँ पे सामने नहीं आया। कोरोना के टाइम में आप देख रहे हो कितनी बुरी हालत हुई है। जितेंद्र सिंह जी नहीं आए, डॉक्टर जितेंद्र, और देखो आप उस समय जब ये अब बीजेपी के प्रचार करने के लिए आ चुके हैं। और बाकी आप रघुनंदन जी की बात करते हैं, मैंने पहले भी आपको बोला कि हक है सबको लड़ने का। वो बीजेपी की प्रेसिडेंट है, उनको टिकट मिली है तो अच्छी बात है, वो बीजेपी का एक। तो उस दूसरी साइड से आप देखो, उनको चरणजीत सिंह जी को नहीं मिली तो वो नाराज़ हो गए हैं। मतलब कोई ऐसा मैं देखती हूँ कि कैसी लीडरशिप है यहाँ पे। मतलब कहीं ना कहीं लोगों का भाजपा से विश्वास उठता नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, मैं कह रही हूँ कि उठ चुका है। उठता नजर क्या आ रहा है, आप जाके वहाँ में देखिए, लोग तो इतनी गालियाँ दे रहे हैं कि क्या बीजेपी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है हमारे यहाँ पे JNK का। JNK के लोग तो ऐसे में मैं कहती हूँ डर चुके हैं, बीजेपी के नाम से वो घबराए हुए हैं। ये मैं आपको बता दूँ। अनु जी, आपकी क्या स्ट्रेटजी है? अनु जी, बात की जाए, अगर भाजपा की आप बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप चरणजीत सिंह की बात करें, पर फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि उनके पास तो उपलब्धियां भी है। शायद वो उपलब्धियां शायद लोगों को नहीं पता कि वो किस तरह से आई है, क्योंकि आपने भी कुछ चीज़ों हमारे दर्शकों के सामने खोली है, राज खोले हैं। वो शायद अब दर्शक ही रिएक्ट करेंगे इस राज पर। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है और आप किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को? देखिए उदयन जी, ये जो बीजेपी है ना, ये बड़ी बड़ी बातें करती है, आप भी सुनते हैं रोज़, कोई बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े ना चलाती हैं। तो वो आप खुद ही देखो, टोल प्लाजा देखो, कोई यहाँ पे इकॉनमी बिल्कुल ख़राब ठप हो चुकी है। लोगों को पैसा कमाने का कोई सोर्स नहीं है। गरीब जनता की तो हालत बुरी हालत है। और आप जैसे बेरोजगार लोग, जैसे बिजनेसमैन और जैसे हमारे किसान जी, उनकी तो आप मतलब हालत बहुत ख़राब है। वो तो कैसे सब ठीक होगा? तो ये इनको पता नहीं है इन चीज़ों का। और दूसरी बात, वो जो आप जम्मू में जो बैठे हुए हैं कहते हैं हाँ सब कोई बात घबराने वाली नहीं है, चिंता आऊँ इतने बैठे थे, चिंता नहीं करनी। तो आप देखो क्या चिंता वो कर रहे हैं। ठीक है, उनको वो जी मोदी जी बोलते हैं कि मन की बात, अपने मन की बात तो सुना रहे हैं, पर लोगों की मन की बात सुने अब, वो ज़रूरी है। बाकी आप खुद देख ही रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है इस समय बीजेपी की हालत। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ये सब चीज़ें पता चलनी है, इस चुनाव के बाद पता चलेगा आपको स्थिति कैसी होनी है। अगर बात की जाए, आपने कहा ना कि मन की बात लोगों की सुन नहीं रही है, तो अब आप मन की बात एक किस्म का आप लोगों के बीच में जाने लगे हैं। अब आप चुनाव प्रचार करेंगे, आप भी लोगों की बात सुनेंगे, और कुछ लोग आपके पास आके मीटिंग्स भी कर चुके होंगे जिन्होंने आपको बोला कि आप इस इलेक्शन में खड़े हो। तो उनकी ऐसी क्या मन की बातें थी जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे बातें बड़ी बड़ी ये थी उनकी कि कहाँ है वो नौकरियाँ, कहाँ वो पैसा जो बैंकों में जमा करवाना था उन्होंने, 5 लाख नौकरियाँ को दुहाई दे रही थी, वो कहाँ गई? और उसके बाद बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं, यही सब उनकी परेशानी है और यही वो बात बोल रहे हैं। तो वो बेसिकली वो बहुत ही दुखी हैं इस समय बीजेपी से। अगर 4G की बात की जाए, तो क्या किसी व्यक्ति ने आपको बोला कि 4G नहीं चल रहा है मैडम, आप 4G के लिए आवाज़ उठाना, अगर आप आती हैं, आप जीत जाती है DDC चुनाव? तो ये बहुत दुख की बात है कि पूरे इंडिया में 4G चल रहा है और हमारी स्टेट में 4G नहीं है। क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं ये स्कूल कॉलेज चला रही हूँ, इस समय जितना फेस मैंने किया है शायद वो किसी ने नहीं किया होगा। मेरे बच्चे जो कि गाँव से हैं, शहरों से हैं, उनके पास वो 2G से वो काम नहीं चलता है, क्यों वीडियो देखनी है, जो पढ़ाई लिखाई करनी है। तो वो इतना उन्होंने जो फेस किया है, ये बहुत एक हमारे लिए दुख की बात है कि ये बीजेपी हमें 4G यहाँ पे नहीं दे पाई।
कहने का वादे बहुत बड़े बड़े थे, और ये 4G जो 4G के पैसे लेके 2G हमें दे रहे हैं, कितनी शर्म की बात है ये, आप बताइए। जी, पर ये डिजिटल इंडिया है ना, नया इंडिया ये तो हमारा। तो वो उनको दिखना चाहिए कि नया इंडिया कैसा इंडिया बना दिया उन्होंने। ये कैसा इंडिया है जिसमें ना 4G है, ना नौकरियां हैं, परेशानियाँ। गांव में जाके देखो पानी नहीं है, रोड की समस्या है, बातें ये बड़ी कर चुके हैं, लेकिन उतना काम इन्होंने किया नहीं है। जी, मतलब चिंता नहीं करनी है। चिंता नहीं करनी। आओ इतने बैठे थे, ये बात वो करते हैं। जी जी। अनु जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी हमें एग्ज़ाम होता है उसकी हम तैयारी करते हैं, उस तरह ये चुनाव है, इसके लिए भी हर उम्मीदवार ने एक स्ट्रेटजी बना रखी है। आपकी क्या स्ट्रेटजी है जब आप आम जनमानस के बीच में उतरेंगे, लोगों के बीच में बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो आपकी पूरी क्या स्ट्रेटजी है, कैसे उन लोगों को संतुष्ट करेंगे ताकि वो लोग आपको वोट दें? हाँ, तो तीरन जी, ये जो स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी हमने बनाई हुई है। सब एक न्याय की लड़ाई है, हमने लोगों के साथ न्याय करना है। अगर मुझे ये लोग जिता के यहाँ पे लाते हैं तो मैं ये वादा करती हूँ उनसे कि इस लड़ाई को हमने लड़ना है। ये लोगों के रोज़गार की लड़ाई है, ये लोगों के लिए नौकरियों की लड़ाई है, ये जो BPL लोग अंडर लोग हैं उनके लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। यहाँ के लोगों की जो लड़के यूथ थे, उनकी जो नौकरियाँ अभी तक नहीं लग सकती, भर्ती करती थी, तो उसके लिए हम उनके साथ चलेंगे, उनको बोलेंगे हमारे साथ चलो, और उनकी भर्तियाँ करवाएंगे। बहुत सारे विकास के मुद्दों पे हम बात करेंगे, लोगों की हेल्थ की बात करेंगे, क्योंकि अगर कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर अच्छी हेल्थ होगी, सेहत अच्छी होगी, तो वो अच्छे ढंग से काम भी कर पाएंगे। तो जो सेंटर्स हैं, जो हेल्थ सेंटर हैं यहाँ पे, उनको ठीक, उनको जो उनके कंडीशंस है ठीक कराएंगे। ऐसे तो सब कुछ बना हुआ है, लेकिन जो इंटरनल अब उनकी जो पोजीशन देखते हैं ना, वो इतनी अच्छी नहीं है। तो उनको कोशिश करेंगे कि उनको ठीक करवा के लोगों की वो हेल्थ ठीक करने की कोशिश करेंगे, उनकी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, विकास के मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। वुमेन एज ए महिला है, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि को कहते हैं ना, लेडीज़ क्या होती हैं, गांव के क्षेत्रों में जाके मैंने देखा वो हेजिटेट करती हैं बात करने में। तो मैं वुमेन कैंडिडेट हूँ, और मैं ये उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, और मैं दूंगी। उन एम्पावरमेंट की बात तो बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े नारे लगते हैं, लेकिन अगर अंदर जाके जो पोजीशन हमने देखी है, ऐसा कुछ महिलाओं को नहीं मिल रहा। तो उनके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी, उनसे बिल्कुल खुले होकर बात करके अच्छे से उनको समझाएंगे कि हमारी पावर क्या है। कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, बातें हैं लेकिन अभी उस पर इतना काम हुआ नहीं है, तो वो हम करके दिखाएंगे। जैसे मेरा तो वैसे भी इंस्टीट्यूट में एक स्पेशल स्कूल भी मैंने वुमेन्स के लिए खोला हुआ है, तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो बोल्डली वो काम वहाँ पे कर सकती है ना, कहते हैं ना, वो अपना पूरा वो क्षमता दिखाती हैं। तो इसलिए वो मैंने स्कूल खोला कि कम से कम वो मैं गर्ल्स के लिए वो काम कर पाऊँ। जी, तो ये सारे मुद्दे रहेंगे आपके। अनु जी, हम सिर्फ आपको शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। हार जीत का फैसला दर्शक करेंगे और लोग करेंगे जिन्होंने आपको वोट देने हैं। दर्शकों को हम ये बता दें कि पहली बार इस चुनावों में उतरे हैं अनु डोगरा जी, कांग्रेस के प्रत्याशी है। काफ़ी बातें उन्होंने कही है और काफ़ी तंज भी कसे है भाजपा पर, और कुछ बातें भी उन्होंने, कुछ राज भी हमारे सामने खोले हैं, जैसे यमू यूनिवर्सिटी का। अब फैसला आपके हाथ में है। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है, हर एक उम्मीदवार के बारे में आपको पूरी जानकारी मिले। चुनावी दंगल में भी हम लोगों ने हर एक उम्मीदवार के बारे में सारी जानकारी दी थी, और आपने उस चुनावी दंगल को भी सफल बनाया था। बस इसी तरह इन चुनावों को भी, DDC चुनावों को भी आपने सफल बनाना है। जब भी वोट की तिथि आएगी, आपने वोट ज़रूर डालना है। अनु डोगरा, कांग्रेस उम्मीदवार, कुठवा ब्लॉक से, अपने बुज़ुर्गों से, माताएं, बहनें और खासकर युवाओं से ये अपील करती हूँ कि 27 तारीख को मैं नॉमिनेशन भरने जा रही हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित होके मेरा नॉमिनेशन भरवाने आए और मेरा हौसला बुलंद करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से, आपकी सपोर्ट के जी। मैं अनु डोगरा, कांग्रेस उम्मीदवार, कुठवा ब्लॉक से, मैं आपको अपील करती हूँ कि 27 तारीख को मैं नॉमिनेशन भरने जा रही हूँ, और मेरे बुज़ुर्ग, मेरे माताएं, बहनें और ख़ासकर युवाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित होके वहाँ पे मेरा नॉमिनेशन भरवाएं और मेरा हौसला बुलंद करें, क्योंकि ये जो लड़ाई मैं लड़ने जा रही हूँ, ये आपके योगदान के बिना असंभव है। तो मेरी ये प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आके और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। ये थे अनु डोगरा जी, कांग्रेस प्रत्याशी। अब और भी प्रत्याशियों से मिलेंगे और करेंगे बातचीत, क्या उनकी रणनीति है और किस तरह से उन्होंने चुनाव के प्रति तैयारियां की है।